राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ कुंदन तिवारी जी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। आज की चर्चा की अगर हम बात करते हैं, पश्चिम बंगाल के चुनाव की अगर हम बात करते हैं, चुनाव हुए जिसके बाद नतीजों पर सबकी नजर टिकी हुई थी, और चुनाव के बाद से जो नतीजा और इन सबके बीच में जो वक्त था, इस बीच कई सारी राजनीतिक बयानबाजियां भी हुई। हम सबसे पहले अगर बात करते हैं तो हम अजय सिंह जी के पास चलते हैं, सीपीआई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका एक बार रुख कर लेते हैं। अजय जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे इसीलिए होगा क्योंकि कभी वाम दल राजनीति का, बंगाल की राजनीति का केंद्र हुआ करती थी, लेकिन आज जो स्थिति हो गई है, आपको लगता है क्या कि दोबारा से सीपीआई वापसी कर पाएगी? इस बार क्या कुछ प्रदर्शन सीपीआई की तरफ से होगा? देखिए, बहुत ही आपने सही उचित सवाल भी उठाया है। मेन रूप से सीपीआई ने, वाम दलों ने वहाँ 34 साल शासन किया और उसी के विरोध में एंटी कमेंसी में ममता बनर्जी का जन्म होता है। और उसके बाद देखिए, ममता बनर्जी के जब जन्म पार्टी का वहाँ सत्ता में आती है तो आप सबसे ज़्यादा क्रश अगर हुए तो वो वाम दल के कार्यकर्ताओं को क्रश किया गया कई तरह से। तो वाम दल उनके खिलाफ अंदरूनी लड़ाई हर जिलों में लड़ता आया, अभी तक लड़ाई लड़ रहे हैं हम। और आपने देखा होगा इस बार पूरे चुनाव प्रक्रिया में हमने 28 से 40 साल के उम्मीदवारों को प्राथमिकता से टिकट देने का काम किया कि हमारा जो फ्यूचर है, जो हमारे जो फ्यूचर के लीडर्स हैं वो प्रमोट होंगे। तो ये लंबी लड़ाई की तैयारी में हम वहाँ हैं और वाम दल का हमेशा बंगाल में एक स्थान रहा है। हमने जितने काम किए, लैंड रिफॉर्म बिल जो हम लेकर आए हैं, उसका आज भी पूरे गांव-गांव में प्रचार होता है। आज भी देखेंगे वहाँ का जो किसान है, खुशहाल है किसान है। इंडस्ट्रीज़ के बारे में जब हम बात करेंगे तब भी रोजगार के सवाल में सभी चीज़ को देखेंगे, बंगाल पहले बहुत ही आगे था, आपने देखा होगा। तो सबसे ज़्यादा वाम दलों के कार्यकर्ता को इस बात की खुशी हुई है कि 35 साल के सत्ता से बाद जब ममता बनर्जी आई तो आज ममता बनर्जी जिस हिसाब से दिख रहा, ट्रेंड दिख रहा, तब सत्ता से वो हटने के कागार पे दिख रही है। तो वाम दल के कार्यकर्ता को तो इस बात की खुशी है, लेकिन जितनी खुशी बीजेपी के लोग मना रहे हैं उसको तो ये सोच रहे, जनता की लड़ाई नहीं लड़े आपने वहाँ आपने जो पूछा रोजगार के सवाल पे, कोई रोजगार का सवाल नहीं वहाँ। तो इलेक्शन जो जनता वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आपका केंद्रीय प्रत्युत्तिक बल, ये सब मिलकर जब भाजपा के साथ खड़े, ईडी, सीबीआई, समूचे लोग खड़े होके बंगाल की जिस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को उसको प्रभावित करने का काम किया। आप देखिए 60 लाख वोटर एसआईआर में घट गया, जबकि इलेक्शन कमीशन को ये राइट नहीं है कि 6 महीना पहले एसआईआर की कॉपी अगर आप नहीं देते हो, आपका वोट, हमारे इलेक्शन कमीशन में प्रावधान था एक भी वोटर छूटे नहीं, चाहे इलेक्शन से 2 दिन पहले उसका नाम इनरोल जब होता है तो हम इलेक्शन में इनरोल करते हैं। लेकिन यह पहली बार प्रक्रिया हुई है कि इलेक्शन में इनरोल कर देगा एसआईआर पर 60 लाख वोटरों को काटा गया। और सबसे विडम्ब बात यह है कि आप देखेंगे इलेक्शन कमीशन में वहां कई कर्मचारी लोग काम कर रहे हैं, वहां इलेक्शन ड्यूटी में, उनका नाम भी वोटर लिस्ट में नहीं है। तो कैसी एसआईआर की प्रक्रिया आपने की? और इलेक्शन कमीशन पार्टी बन के किसी विशेष दल के लिए, हम कहते हैं चुनाव आयोग निष्पक्ष आयोग है, उसको सभी दलों को सुनने की समान रूप से जिम्मेदारी रहती है, लेकिन निष्पक्ष होके नहीं होके वो किसी पार्टी विशेष के खिलाफ बयानबाजी करना, ये चुनाव आयोग को जिस तरह से उन्होंने इस्तेमाल किया भाजपा के लोगों ने, इसके खिलाफ हम अभी भी आवाज उठा रहे हैं। ये लोकतांत्रिक तरीके को हत्या करने की साजिश है, ये बंगाल से उन्होंने स्टार्ट कर दिया। इस बात को गंभीरता से लेना होगा। भारत की जनता को आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट रूप से कह रहा था, ये भारत की जनता को सोचना होगा, क्या हमारा लोकतंत्र जिंदा रहेगा? क्या इलेक्शन कमीशन हमको वोटिंग राइट देगा, हमारे देश की नागरिकता देगा, कि हम डिसाइड करेंगे कि हमारे देश का वोटर कौन होगा? ये इलेक्शन कमीशन को क्या राइट्स है? इलेक्शन कमीशन को है इनरोल करना, वोट करवाना, इलेक्शन की प्रक्रिया को जारी रखना। उसका किसी भी पार्टी, चाहे छोटी पार्टी जो रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, चाहे वो नेशनल पार्टी हो चाहे रीजनल पार्टी, सभी की बातों को समान रूप से सुनने की जिम्मेदारी है और उनके एडवाइस के अनुसार उनको काम करने की जिम्मेदारी दी जाती। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? किसी भी पार्टी से एडवाइस नहीं लिया। अगर कोई बात कर रहा है तो वो उसके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता लोकतंत्र में, क्योंकि वन पार्टी सिस्टम नहीं है यहाँ कि आप किसी भी पार्टी विशेष के लिए कोई काम कर सकते हैं। इसीलिए हमारा साफ कहना है
कि ये बंगाल का चुनाव जो है एक तरफा चुनाव नहीं, पूरी केंद्रीय एजेंसियां और बंगाल की जनता ने लड़ा है, उसके बीच में भी बंगाल की जनता ने जो डिसीजन दिया वो बंगाल की जनता का हम स्वागत करेंगे। और आगे की लड़ाई इतनी आसान नहीं होने वाली। रोजगार के सवाल पर हम लड़ाई निरंतर जारी रखेंगे, वहाँ की बंगाली अस्मिता सांस्कृतिक विरासत की लड़ाई को हम जारी रखेंगे। तो इन सब चीज़ों पर हमारा लगातार होमवर्क चल रहा है और हम अपनी नई पीढ़ी को इस चुनावी परिप्रेक्ष्य में हमने आजमाने का प्रयास किया। उनको काफ़ी जगह अच्छी कैंपेनिंग्स भी उनकी हुई। वोट हमारा क्या आता है ये नहीं मतलब, लेकिन लेफ्ट पार्टियों का जनाधार जो है बंगाल में बना रहेगा और हमेशा केंद्र बिंदु की राजनीति में वो रहेगा। आपने लगातार जो बातें कही हैं उससे एक सवाल यहां पर निकल करके ये भी सामने आया। देखिए, आप लगातार चुनाव आयोग पर आरोप लगाते आए, हालांकि संवैधानिक संस्थानों पर आरोप नहीं लगाना चाहिए, लेकिन फिर भी आपने जो बातें कही आपने संवैधानिक चुनाव तो मैंने क्या क्या रजिस्टर्ड। सवाल मेरा ये है कि अगर वहां पर टीएमसी वापस आती है। जी कहिए सोनल जी, मैं एक चीज कह रहा हूँ, एनी रजिस्टर्ड पार्टी रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अगर वो कोई सवाल उठाता है तो इलेक्शन कमीशन को सामूहिक रूप से जिम्मेदारी बनती उनकी बातों को सुनना, ना कि वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दे। हम सभी पार्टियों को सुनने के बाद आपको निर्णय लेने का अधिकार है, नहीं कि आपको सिंगल है कि आप जब मन हो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर दीजिए। ऐसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन हम मीटिंग होती है, उसमें सामूहिक रूप से निर्णय लिए जाते हैं। निर्णय लेने के बाद आपसे पूरी पॉलिटिकल पार्टी उस पर सिग्नेचर करती। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि हमको लगता है कि एसआईआर का मामला हो चाहे किसी तरह का, पहली बार चुनाव आयोग लग रहा है निष्पक्षता से काम नहीं कर रही है, बाकी सब पॉलिटिकल पार्टियों को दरकिनार करने का काम किया है। चलिए, हम कांग्रेस का भी रुख कर लेते हैं एक बार। कांग्रेस से हमारे साथ रियाज अहमद जी जुड़े हुए हैं, उनका भी एक बार रुख कर लेते हैं, उनसे भी जान लेते हैं। रियाज जी, हर पार्टी दावा कर रही है कि इस बार वो जीतेगी जरूर। इस बार अगर टीएमसी की भी बात हम कहें तो उसका भी ये कहना है कि सत्ता में इस बार वही काबिज होगी। बीजेपी की तरफ से भी यही दावे किए जा रहे हैं, कांग्रेस भी दावा करती आई है, सीपीआई भी दावा करती आई है। लेकिन इस बीच अगर हम देखें तो आप कांग्रेस को भी यही लगता है कि इस बार वो जीत हासिल जरूर करेगी जितनी सीटों पर लड़ रही है? ऐसा नहीं है सोनल जी, हम लोग चुनाव जरूर लड़ रहे थे, लेकिन हम अपनी 294 सीटों पे चुनाव लड़े और हम वोट परसेंटेज और इस बार ज़्यादा से ज़्यादा सीट हम लोग लाने की कोशिश की और अपने आप को खड़ा करने की कोशिश किए बंगाल में। क्योंकि बंगाल में पिछले कई दशकों से हम गठबंधन की राजनीति कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं हमारा जो वोट परसेंटेज था वो घटता चला जा रहा था और हम एक समय वहाँ विपक्ष में हुआ करते थे और अचानक से हमारी वोट परसेंटेज घटी, तो हम इस बार 294 सीटों पर वहाँ चुनाव लड़े। इस बार हम लोग असम में भी अच्छी चुनाव लड़े, लेकिन हम लोग सत्ता में नहीं आ पाए। लेकिन हम केरल में सत्ता में आ रहे हैं और वहाँ हम अपना सरकार बना रहे हैं। तमिलनाडु में जिस तरह की रिजल्ट होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है। वहाँ जिस तरह से हमारा परफॉर्मेंस ठीक है, लेकिन गठबंधन का परफॉर्मेंस वहाँ ठीक नहीं हो पा रहा है। पुडुचेरी में भी हम ठीक कर रहे हैं। तो बंगाल की बात कीजिएगा तो बंगाल में एक अलग तरह सा ब्यार बहा हुआ था। केंद्रीय एजेंसियों का जिस तरह से दबदबा था और केंद्रीय एजेंसियों ने जिस तरह से नैरेटिव सेट कर दिया था वहाँ, तो आप कह सकते हैं कि बधाई देना चाहिए ज्ञानेश कुमार जी को और बहुत बहुत बधाई। उन्होंने बंगाल जिताया भारतीय जनता पार्टी को और जितना भी इनकी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि जिस तरह से एसआईआर के मामले में वो खुल के चीज़ों को सामने लाए। और अभी आप देखे होंगे बंगाल नहीं, जहाँ भी चुनाव हो रही है तो मुद्दे पे चुनाव नहीं हो रही, विकास के मुद्दे पे चुनाव नहीं हो रही है। ये लोग ऐसे ऐसे मुद्दे को लेके आते हैं और हमेशा झूठ फैलाने का काम करते हैं। लेकिन इनके साथ केंद्रीय एजेंसियां और ईडी, सीबीआई और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनके साथ रहती है, तो इनको चुनाव जीतने में बहुत कह सकते हैं कि सहूलियत होती है। और ये जिस तरह से यहाँ बंगाल में देखा गया है कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी के साथ मिलकर काम किया है, तो वो नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है। और देख सकते हैं आज भी, इससे पहले भी देश में कितने चुनाव हुए। कांग्रेस की सत्ता थी तो भी चुनाव हुए और भी किसी किन्हीं की सत्ता थी तो भी चुनाव हुए, लेकिन इस तरह का चुनाव कभी देश को देखने को नहीं मिला। कभी ये विकास की मुद्दों पे बात नहीं करते हैं। कभी बांग्लादेश की बात करेंगे, कभी पाकिस्तान की बात करेंगे, कभी चाय की बात करेंगे, कभी गाय की बात करेंगे। लेकिन जो नरेंद्र मोदी जी जिस
बात को लेके आए थे केंद्र में सरकार में, कभी उस पे बात नहीं करेंगे कि हमने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, हमने स्मार्ट सिटी का वादा किया था, हमने किसान को खुशहाल बनाने का वादा किया था, हमने बेरोजगारी दूर करने का वादा किया था, हमने महंगाई कम करने का वादा किया था, लेकिन जस्ट दुगुना होते चला गया। और हिंदू मुस्लिम की राजनीति में कहीं ना कहीं इनको सफलता भी मिल रही है, हम ये कह सकते हैं, केंद्रीय एजेंसियों का साथ भी मिल रहा है, तो ये इस पे सफल पूर्वक हो रहे हैं। तो इनको फिर से बधाई कि बंगाल ये जीत रहे हैं और असम ये जीत रहे हैं। लेकिन हालांकि अभी ये रुझान है, अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया। मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि अगर कई राज्यों में चुनाव हुए लगातार, इस तरह हम इस साल की बात नहीं कर रहे, लेकिन इससे पहले भी अगर बीजेपी कहीं पर जीतती है तो फिर या तो हम कह लें कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है या फिर तमाम जो आरोप प्रत्यारोप हैं वो लगते आते हैं। लेकिन इसी जगह पर अगर हम बंगाल की ही बात कर लेते हैं, अगर यहाँ पर टीएमसी जीतती है तो फिर भी क्या चुनाव आयोग पर आप इल्जाम लगाएंगे? नहीं, टीएमसी जीतती है या भारतीय जनता पार्टी जीतती है, बात इस पे नहीं है। बात है काम करने का जो तरीका है इलेक्शन कमीशन का, वो नहीं होना चाहिए सोनल जी। एक सबका तरीका होता है काम करने का, जज का एक अपना तरीका है, कार्यपालक का अपना एक तरीका है, विधायिका का एक अपना तरीका है, न्यायपालिका का एक अपना तरीका, मीडिया का एक अपना तरीका है। और कहीं ना कहीं इससे हट के अगर आप काम करते हैं, आपको सीधे रास्ते में जाना, आप रास्ता दाहिना और बायां खींचते हैं, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या करते हैं आप। तो अगर टीएमसी भी आती है या बीजेपी भी आती है, लेकिन जिस तरह से वहां केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया आप देख सकते हैं, तो लोकतंत्र में ये कभी भी यहाँ की जनता इसको कभी नहीं कबूल करेगी। जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, केंद्रीय एजेंसियां और खास करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वहां जिस तरह से काम किए है, कतई यहाँ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और भी बहुत सारे सवाल हैं, उसका भी जवाब लेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे दर्शकों को ये साझा करते चले कि देखिए इस बार बंगाल की राजनीति में झालमुड़ी जो है वो बहुत अहम रही। अब इस बीच अगर हम देखते हैं तो लगातार ये सरगर्मी बढ़ाती चली गई है, विपक्ष भी पक्ष भी लगातार कटाक्ष करते हुए नजर आए, अपने प्रतिक्रियाएं देते हुए नजर आए। हालांकि अभी जो फिलहाल बीजेपी रुझानों में आगे चल रही है, जिसको लेकर के बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ही झालमुड़ी को लेकर के गीत गाया है पश्चिम बंगाल में। हमारे प्रधान संपादक अनूप सोनू ने इसका जायजा लिया है। हेलो, पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचारों के बाद वो चुनाव प्रचार जिसमें कई आरोप लगे, कई स्टंट्स भी हुए, कई सवालात खड़े हुए। सवालात तो झालमुड़ी एक खाद्य पदार्थ है, उस पर भी उठ गए थे, लेकिन जब नतीजों की बारी आई, जब नतीजे एक एक करके सामने आने लगे हैं, झालमुड़ी भी हीरो बन के उभरने लगा है। कुछ बहनें हैं यहाँ पर जो हाथ में झालमुड़ी ली हुई हैं और मुझे लगता है कि इनके लिए आज, कम से कम आज, अभी कमल फूल बाद में है जीत का प्रतीक, पहले झालमुड़ी है। क्या मैं सच कर रहा हूँ? सही बात है, क्योंकि हमारा वेस्ट बंगाल में जब पीएम जी आए थे तब सिंपली एक झालमुड़ी खाया था। तो इधर जो ममता बनर्जी झालमुड़ी लेकर जो गंदा राजनीति किया, इतना टोन किया, तो ये झालमुड़ी आज दिखा दिया जे झालमुड़ी कितना हम लोगों का उसे झाल लगा है। झालमुड़ी हम लोग खा रहे हैं और ममता बनर्जी को पूरा आपाद मस्तक झाल में लाल हो गया। इस झाल में हम लोग बोलना चाहते हैं जब ममता बनर्जी को इतना झाल लगा तो पाला पाला फला बंगाल छेड़े पाला। तो अक्सर झाल लगने वाली झालमुड़ी आज झाल लग रही है क्या? हाँ, सच में ही झाल लग रही है, क्योंकि नहीं झाल लग, हम लोग को मीठी लग रही है, जो मुख्यमंत्री है उसका झाल लग रही है, हम लोग को तो मीठी लग रही है। शायद अब वो मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। नहीं, शायद वो जो मुख्यमंत्री थी ना, वो आज के बाद वो उसका हार्ट अटैक आ जाएगी, क्योंकि आज का जो बांग्ला का जो लड़का लड़की देखिए दिया है, जो कैसे बांग्ला में वो 2026 में परिवर्तन आया है, वो भाता नहीं चाहती है, उस सम्मान चाहती है, इसलिए 26 से परिवर्तन चाहा है बांग्ला का माँ बोनेरा। दीदी, क्या सिर्फ झालमुड़ी एक वजह है जीत की कि और कई खतरनाक मुद्दे और इम्पोर्टेंट मुद्दे थे? झालमुड़ी, हमारे मोदी जी आए थे झारखंड में, सबको जैसे मिलते हैं जहाँ पे उन्होंने जाते हैं, इसीलिए उन्होंने झालमुड़ी ऐसे खाया था। पर इसमें भी राजनीति अंदर कर दिया ममता बनर्जी। पर ये नहीं था, पहले था नारी सुरक्षा था, हम लोगों को जितना काम के लिए सब बाहर चला जाता है, इसके अलावा बहुत सारी है, कॉल कारखाना जितना है सब बंद हो गया, जितना व्यवसाय है सब बंद हो गया। इसीलिए
हम लोग को पहले चाहिए नारी सुरक्षा, इसीलिए मैं माँ बहनों ने ममता दीदी को रिजेक्ट किया है, उनका लक्ष्मी भंडार को रिजेक्ट किया है। पीएम नरेंद्र मोदी भी यहीं पे है तस्वीर के रूप में। एक महिला समर्थक जो है उनकी तस्वीर ली हुई है, उन्हें गुलाल लगाया जा रहा है, भगवा गुलाल। और हमने अपने चैनल पे बताया भी था इलेक्शन के पहले कि मार्केट से भगवा जो गुलाल है वो आउट हो चुका है, क्योंकि पहले से इसकी राशनिंग कर ली गई थी, भंडारण कर लिया गया था और ट्रक से, लॉरियों से इस भगवे कलर के गुलाल को लाया गया था। दीदी, अभी आप लोग बांग्ला में झालमुड़ी पे कोई गीत भी गा रही थी, हिंदी में गा सकती है क्या? हिंदी में गा सकती है? हिंदी हम बांग्ला में झाल लेगे छे दीदी, झाल लेगे छे, झाले मोरे जाय दीदी, झाले मोरे जाय, সন্দেশে তা হবে না, রাবড়িতে তা হবে না, বাংলার এবার পদ্ম ফুলে ফুটে গেছে, পদ্ম ফুল ফুটে গেছে। पद्म फूल फूटे गाछे। मैं इनसे जानना चाह रहा हूँ मैं कि आपके हाथ में झाल मुड़ी क्यों नहीं है, फोटो क्यों है? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने झाल मुड़ी खा लिया है और ये ममता दीदी के बोलते हैं ना कि झाल मुड़ी खिलाने वाले की तस्वीर हाथ में ले ली। झाल मुड़ी खिलाने वाले की तस्वीर भी हाथ में ले ली है। उनको हम लोगों ने झाल मुड़ी ही खाया है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने झाल मुड़ी खाया है और ये झंझनाहट जो है वो दीदी को लग रही है। वो झंझनाहट तो लगेगी, मोदी जी भी कह के गए थे कि हमने झाल मुड़ी खाई और झाल उन्हें लग गया। लेकिन ये बताइए, वादा करके गए थे पूरे बंगाल को झाल मुड़ी खिलाने का, कैसे खिलाएंगे आप लोग? अभी देखिए ये झाल मुड़ी अभी तक तो ये मोदी जी ने खाया है और अब ये ब्रांड एक बन चुका रहेगा, बन जाएगा, आगे चल के ये एक ब्रांड बनेगा और हम सभी बंगाल के ही नागरिक, क्यों पूरे भारत के नागरिक हम लोग झाल मुड़ी खाएंगे। और ममता दीदी जैसे आम यदि विरोधी पार्टी भी होंगी तो उनको भी झंझनाहट लगाएंगे। तो झाल मुड़ी अब एक रिफ्रेशमेंट की चीज नहीं रह गई है, एक वेफर्स के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा नाश्ते के रूप में, बल्कि इसकी एक अलग ब्रांडिंग हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने वेस्ट बंगाल चुनाव के दौरान झाल मुड़ी को एक अलग पहचान दे दी और इस चुनाव के बाद जो नतीजे आए उस नतीजे ने इस झाल मुड़ी को हीरो बना दिया। कैमरा पर्सन अभय के साथ अनूप सोनू, न्यूज़ 11 भारत, कोलकाता। तो आपने देखा कि फिलहाल पश्चिम बंगाल में किस तरह से चर्चा चल रही है और क्या कुछ हाल फिलहाल वहां का है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बीजेपी से भी हमारे साथ शशांक राज जी जुड़े हुए हैं, उनका भी एक बार रुख कर लेते हैं। शशांक जी, सवाल आपसे होंगे, लेकिन सबसे पहले अहम सवाल यह है कि इस बार देखिए जो रुझान नजर आ रहे हैं, फिलहाल बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है और इस बीच अगर देखें तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहे हैं बीजेपी जिसको कोर फैक्टर बना करके पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ी और जिसके बाद अभी फिलहाल परिणाम जो है वो ऐसे निकल करके सामने आ पा रहे हैं। बंगाल में लंबे समय से लोगों को इंतजार था कि भारतीय जनता पार्टी कब आएगी, क्योंकि वहाँ लोगों को सुशासन चाहिए था और जो एक लगातार वहाँ हिंसा का खबरें बाहर आती थी, क्योंकि वही कई खबरें वहाँ दब जाती थी और कई हमारे कार्यकर्ता जो प्रताड़ित हुए थे, जिनकी हत्या हुई थी, जिनके घरों में बलात्कार हुआ था। और हमारे कार्यकर्ताओं को नमन है कि जिस प्रकार से संघर्ष लगातार वहाँ ममता बनर्जी के खिलाफ हमारे कार्यकर्ता कर रहे थे, आज वो दिन आया है कि लंबे अति का अंत होता है कहा जाता है और आज अति का अंत हुआ है। जिस प्रकार से वहाँ हत्याएं हो रही थी, जिस प्रकार से आप जब झारखंड बॉर्डर से आप जानता रहो कि कभी घुसिएगा बंगाल तारापीठ जाने के लिए या कहीं भी, तो आपको नजर आएगा कि जिस प्रकार से अवैध घुसपैठिया किस प्रकार से बंगाल पर कब्जा कर चुका था, बंगाल की डेमोग्राफी को चेंज कर चुका था, वो सारे मुद्दे इस बार बंगाल की जनता ने अपने हाथ में लिया। लगातार हिंसा, लगातार मर्डर, लगातार रेप, लगातार महिलाओं के साथ घटना, इस प्रकार के जॉब्स वहाँ नहीं स्टूडेंट को होना, वहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं लगना, ये सारे चीज़ों से बंगाल की जनता फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी और बंगाल की जनता ने इस बार झाड़ कर भारतीय जनता पार्टी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास जताया है और उसका मैंडेट दिख रहा है। जिस प्रकार से माँ काली की धरती है, विवेकानंद जी की धरती है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की धरती है, वो धरती को आज सच में नमन करने का दिन है कि इतने लंबे समय बाद जो बंगाल में जिस प्रकार से माहौल क्रिएट हुआ था, लगातार मतलब लोग बंगाल को समझ रहे थे कि बंगाल कोई जाना नहीं चाहता था। आप आम व्यापारी से बात कर लीजिए, आप आम स्टूडेंट से बात कर लीजिए, तो बंगाल का परसेप्शन इन लोगों ने खराब किया था, टीएमसी वाले लोगों ने। और टीएमसी के लोगों ने को लगता था कि हिंसा का रास्ता अपनाकर वो कई लोगों को सप्रेस कर देंगे,
क्योंकि कई खबरें आती थी कि लोग वोट देने नहीं जाएंगे उनके हिंसा के डर से, उनके डर से। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री जी और खासकर गृह मंत्री जी वहां पे जब कैंप किए तो उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि आप डरिए मत, आप केवल बाहर निकलकर वोट कीजिए। और इस बार वहां की जनता ने वही काम किया, बाहर निकलकर वोट किया। और ये जो टीएमसी के गुंडे जो लगातार धमकाने का, डराने का, बार बार हिंसा करने का प्रयास करते थे, इस बार सारे गुंडों पर लगाम लगा दिया गया केंद्रीय सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा, जिससे लोगों को बौखलाहट हुई है। कांग्रेस के लोग बौखलाहट में क्यों हैं? ये टीएमसी के लोग बौखलाहट में क्यों हैं? इसलिए बौखलाहट में है क्योंकि केंद्रीय जो सिक्योरिटी एजेंसी थी उन्होंने लोगों को फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए इस बार मजबूर किया उस प्रदेश में। और तभी लोग जब बाहर निकल कर आए तो वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ा, क्योंकि लोग वहां चाहते थे कि बंगाल पूरी तरह से वायलेंस फ्री बने, बंगाल में जॉब्स क्रिएट हो, बंगाल में इंडस्ट्री लगे, बंगाल के जनता भी भारत में है इस प्रकार का लोगों को महसूस हो। इसलिए आज ये मैंडेट जो दिख रहा है देश भर में, ये मैंडेट दिख रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास है लोगों की आप बात कर रहे हैं शशांक जी। अभी फिलहाल आसनसोल से एक तस्वीर निकल करके सामने आई थी जहां पर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प नजर आई थी और बीजेपी के कार्यकर्ता टीएमसी के कार्यकर्ताओं को मारते पीटते नजर आए थे, टेबल कुर्सी सब कुछ पलटती हुई नजर आई थी। और वहां पर भी जो आप बता रहे हैं कि सुरक्षा बलों की तैनाती लगातार थी, लेकिन टीएमसी के कार्यकर्ताओं का तो साफ आरोप है कि वहां पर सुरक्षा बलों ने कुछ भी नहीं किया। आप पिछला 10 साल में देखिए बंगाल का हिस्ट्री, पिछले 10 साल में एनसीआरबी का डेटा निकाल के देखिए कि बंगाल की क्या स्थिति थी। वहाँ हमारे कई कार्यकर्ता जब लोग पंचायत चुनाव जीतते थे तो झारखंड में हम लोग बुला के रखते थे। झारखंड में हम लोग चूंकि उनका सिक्योरिटी हो सके इसलिए हम लोग सुरक्षा की दृष्टि से झारखंड में लाकर रखते थे। चुनाव जीतने के बाद आप समझ सकते हैं कि बंगाल में कितनी बुरी स्थिति थी। जब लोग पंचायत चुनाव जीतते थे, जब लोग नगर निगम का चुनाव जीतते थे, जीते हुए प्रतिनिधियों को किस प्रकार से टीएमसी के गुंडे मारते थे, पीटते थे, उनकी हत्या करते थे, उनकी मां बहनों के साथ उनके घर में घुसकर बलात्कार करते थे। और जिस प्रकार से घटना लगातार घट रही थी 15-20 सालों से बंगाल में, हमारे कार्यकर्ता सच में देवतुल्य हैं कि हमारे लोग वहां संघर्ष किए, उनके गुंडों का मुंहतोड़ जवाब दिए और आज वो दिन आया है। अब अगर कोई टीएमसी का गुंडा आंख उठाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की ओर देखेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, क्योंकि 15-20 साल से हमारा कार्यकर्ता वहां संघर्ष किया है, हमारे कार्यकर्ताओं की वहां हत्या हुई है, हमारे जो महिला कार्यकर्ता हैं उनके साथ शोषण हुआ है। इसलिए वो शोषण, आज का वो दिन आया है कि वो शोषण अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई भी सामने वाला लोग अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को छेड़ने का प्रयास करेगा तो अब बीजेपी के कार्यकर्ता वहां छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि लंबा समय हमारे लोगों ने संघर्ष किया और उस समय उनके पीछे कोई नहीं थी। उस समय उनके साथ केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी थी और वहां के लोग भी उनका साथ छोड़ देते थे। आपको मैं बताता हूं कि जब लोग चुनाव जीत के आते थे तो हम लोग के सामने आकर रोते थे कि भैया हम लोग वहां रह नहीं सकते हैं, पुरुलिया में, आसनसोल में, मुर्शिदाबाद में, कलकत्ता में, क्योंकि इसलिए नहीं रह सकते हैं कि टीएमसी के गुंडे हमारे घर आते हैं, हमारी मां बहनों को उठा कर ले जाते हैं। इस प्रकार की दर्दनाक घटना जब आप हमारे कार्यकर्ताओं के सुनेंगे तो आपके आंख में भी आंसू आ जाएगा। लेकिन आज वो दिन आया है कि बंगाल की जनता ने मैंडेट दिया है और चूंकि प्रधानमंत्री जी पे विश्वास करके मैंडेट दिया है, बीजेपी पे विश्वास करके मैंडेट। अच्छा, इस सवाल का भी जवाब देते जाइए जो आप लगातार बता रहे हैं कि 10 से 15 सालों 10 से पहले की अगर हम बात करते हैं तो उस बीच भी इस तरह की कई सारी घटनाएं सामने आई जहां पर टीएमसी के कार्यकर्ता, हालांकि गुंडागर्दी का तो आरोप लगता लगातार आ रहा था और ये कहीं से झुकलाने की चीज नहीं है क्योंकि कई सारी खबरें भी ऐसी आ चुकी थी। लेकिन इस बीच अगर हम कहें तो अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये बात कह डाली है कि अभी फिलहाल जो सुरक्षा बल है वो चुनाव खत्म होने के बाद, नतीजे खत्म होने के बाद भी वहीं पर डिप्लॉयड रहेंगे, वहीं पर अभी फिलहाल तैनात रहेंगे। बीजेपी को यह पहले से पता है क्या कि बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में आने वाली है? नहीं, जिस प्रकार से हम लोग का पहला प्रयास था कि लोग निकलकर वोट करें और इसके लिए वहां पे जिस प्रकार से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम बनाए गए थे, 2021 में जब चुनाव हुआ, चुनाव में जब हमारे 77 सीट आया था। इस बीच आपको हम थोड़ा सा रोकना चाहेंगे शशांक जी, इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर असम चुनाव से जुड़ी है बड़ी खबर, जोरहाट से जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर गौरव गोगोई जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी और चुनाव वो हार चुके हैं। बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक साझा करें। बीजेपी बढ़त बनाती हुई बीजेपी आगे निकल चुकी है। बड़ी अपडेट असम चुनाव से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। हितेंद्र नाथ फिलहाल बीजेपी के जो प्रत्याशी है वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। असम चुनाव का फैसला और ये बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को हम दें जहां पर गौरव गोगोई जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी वो चुनाव हार चुके हैं, बीजेपी बढ़त बना चुकी है। हितेंद्र नाथ गोस्वामी बीजेपी के प्रत्याशी जीत चुके हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, दोबारा से शशांक जी का रुख करते हैं। शशांक जी अपनी बात पूरी करिए।
2021 के जब चुनाव हुआ और उस चुनाव के रिजल्ट के बाद जिस प्रकार से जो चुनाव जीता, उनके घरों पे जिस प्रकार से घटनाएं घटी, उस समय बंगाल पुलिस पूरी तरह से हाथ उठा लिया था। उस समय हमारे कई कार्यकर्ताओं के साथ जिस प्रकार से घटना घटी, उनके घरों पर चढ़कर जिस प्रकार से गुंडागर्दी टीएमसी के लोगों ने किया, उनके घरों को आग लगाने का काम किया, उनकी मां बहनों के साथ बलात्कार करने का काम किया, उस समय 2021 में हमारे कार्यकर्ताओं ने प्रण लिया था कि अगला जो चुनाव होगा उसके बाद, इसलिए गृह मंत्री जी ने आश्वस्त किया था कि चुनाव खत्म होने के बाद भी, रिजल्ट होने के बाद भी केंद्रीय जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं वो वहीं बंगाल में लोगों को सुरक्षा देने का काम करेंगी। और सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहा इस पूरे चुनाव में, इसलिए आज ये मैंडेट दिख रहा है, क्योंकि लोगों को लगता था कि बंगाल पुलिस हमारी सुरक्षा नहीं दे सकती है, इसलिए लोगों ने सेंट्रल जो सिक्योरिटी थी उस पर भरोसा किया और उन लोगों ने कैसे फ्री एंड फेयर चुनाव कराया। आप पहले के चुनाव का भी हाल देखिए कि किस प्रकार से कितने सारे घटनाएं टीवी मीडिया पे आता था, लेकिन इस बार के चुनाव आप देखिए कि सेंट्रल जो सिक्योरिटी थी उन्होंने पूरी तरह से अपने हाथ में कंट्रोल लेते हुए कि कोई भी गुंडागर्दी ना कर पाए बूथ पर, इसकी पूरी तरह से इसकी तैयारी की थी। और चूंकि सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की गई तो बीजेपी लगातार यही कह रही है कि इस बार जो बढ़त बनी है और इस बार जो वोट प्रतिशत, मत प्रतिशत में जो इजाफा हुआ है वो कहीं ना कहीं इसी के कारण हुआ है, क्योंकि लोग इस बार फ्री एंड फेयर इलेक्शन में भाग ले पाए हैं। आपके पास आएंगे जरूर, लेकिन फिलहाल हमारे साथ कुंदन तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं, उनका भी एक बार रुख कर लेते हैं। कुंदन जी, लगातार घुसपैठ का मुद्दा उठता रहा, चाहे हम हर चुनाव की बात करें, झारखंड के चुनाव की बात करें, बीजेपी ने घुसपैठ का मुद्दा उठाया, पश्चिम बंगाल के चुनाव की बात करें, बिहार चुनाव की बात करें, घुसपैठ का मुद्दा हर तरफ उठता आया। लेकिन सवाल यहां पर यह अहम है, क्या घुसपैठ रोकने की जिम्मेवारी केंद्र की नहीं? दूसरी तरफ अगर एक और सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे, लगातार जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, बीजेपी आरोप लगाती है विपक्ष पर, सत्ता पक्ष की, माफ कीजिएगा, अगर हम देखें टीएमसी पर लगातार आरोप लगा रही है कि तुष्टीकरण की राजनीति करती हुई नजर आती है, लेकिन क्या बीजेपी ने ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं की है? देखिए, अगर जहां आपने घुसपैठ की बात करी, बिल्कुल ये केंद्र सरकार के अंदर आता, केंद्र सरकार को इस पर सेगमेंट्स लेना चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे देश में जो वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, वो सिटीजनशिप कार्ड नहीं है, उससे आप सिटीजनशिप प्रूफ नहीं कर सकते हैं। पर अगर कोई एनआरआई है, उसके पास जो लेटर है वो सिटीजनशिप लेटर है। तो इंडिया में जो सिटीजनशिप का एक्ट है, उसके एक्ट पे हमारे पास कोई फिक्स कार्ड है ही नहीं, तो जिसके कारण अगर घुसपैठ के सेक्शंस को आप देखेंगे, जैसे अभी इलेक्शन कमीशन ने जो एसआईआर किया, एसआईआर के बाद फैमिली ट्री की जो बात की, पहली बार ऐसा हुआ है इस देश में कि फैमिली ट्री के सेगमेंट्स पे आपको सिटीजनशिप पे बात की जा रही है। तो भाई, इतने बड़े देश में सिटीजनशिप कार्ड क्यों नहीं है? और सिटीजनशिप कार्ड होता, एक्ट प्रॉमिस सेगमेंट्स होता, अब स्टेट और सेंट्रल दोनों को मिला के एक सेगमेंट एजेंसी बनाते जो तय करती कि भाई कैसे एक सिटीजनशिप कार्ड दिया जाए, उससे आपका घुसपैठ का मामला रुक सकता था। दूसरा, बार बार ममता बनर्जी ने भी कहा, बार बार अमित शाह जी ने भी कहा कि हमें लैंड नहीं मिल रहा, ममता बनर्जी कह रही है हमें पैसा नहीं मिल रहा है। हम कह रहे हैं स्पेशल एक्ट के तौर पे इसको मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है, स्पेशल एक्ट है केंद्र सरकार के पास कि वो बैरिकेटिंग कर सकती है, वो अपने दमखम में, वो अपने सेंट्रल फोर्स से ले आके अपने एक्ट के तौर पे बैरिकेटिंग कर देना चाहिए। बैरिकेटिंग बात जहां चुनाव की आती है, ध्रुवीकरण की राजनीति कह रहे हैं, टीएमसी की बात करें, देखिए पैनल में बैठे सीपीआई के लोग भी टीएमसी पसंद नहीं करते हैं, कांग्रेस के लोग भी टीएमसी पसंद नहीं कर रहे हैं, भाजपा के लोग भी टीएमसी पसंद नहीं कर रहे हैं, मतलब तीनों लोग चाहते हैं टीएमसी नहीं आए कुल मिला के, क्योंकि टीएमसी हटेगी तो कम्युनिस्ट की राजनीति आगे आएगी, टीएमसी हटेगी तो कांग्रेस राजनीति कर पाएगी, वरना अगर टीएमसी और बीजेपी के सेक्शंस में रहेंगे तो दोनों सेगमेंट्स में फिक्स रहेंगे। अब जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी या सेंट्रल एजेंसीज या जिस तरह के, देखिए दोनों पार्टियों ने किया है, कांग्रेस ने भी सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल किया है, उनके लोगों को ला करके अपने पार्टी में नेता बनाया है, और सेम टू सेम भारतीय जनता पार्टी ने भी वही किया है। ऐसे बहुत जगह है जहां पे, मैं एक तो आपको बताता हूँ, एक डिप्टी डायरेक्टर रहे, उन्होंने एक एमएलए का इलेक्शन तक लड़वा दिया, उनको डिप्टी डायरेक्टर के पोस्ट से रिजाइन करके बकायदा एमएलए, और ऐसा तो क्या लोकसभा का चुनाव भी लड़ाया इन्होंने, इनके इलेक्शन कमीशन राष्ट्रपति तक का चुनाव लड़ा दिया गया है कांग्रेस के टाइम पे। तो ऐसा नहीं है, दोनों के सेगमेंट्स के अपने अपने चीजें हैं, और जो सरकार आती है कहीं ना कहीं एक तरह से उसका इस्तेमाल करती है। अब उसका इस्तेमाल लोकतांत्रिक तौर पे करती है कि लोग आप, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन की आप बात करेंगे, इलेक्शन कमीशन जो एसआईआर का प्रोसेस कर रहा है, उस प्रोसेस सिटीजनशिप का कहीं भी जिक्र नहीं है। जब कांग्रेस ने भी करा था एसआईआर, उस समय भी उन्होंने यही मॉडल अपनाया था कि हम बाद में वोटर्स को जोड़ते जाएंगे। इस बार सिर्फ ये इलेक्शन कमीशन ने बोला या केंद्र सरकार ने बोला कि अगर वोटर जुड़वाना है जिनका नाम कटा है तो आपको फैमिली ट्री, मतलब डॉक्यूमेंटेशन की फैमिली ट्री प्रूफ करनी पड़ेगी। पहले ये प्रूफ करना नहीं पड़ता था। तो मुझे लगता है ये अच्छी चीज है, बुरी चीज नहीं है।
अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन इतने सालों से आप इस देश में रह रहे हैं और आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार को भी उस पर पहले ही एक्शन लेना चाहिए और सिटीजनशिप कार्ड बना देना चाहिए, ताकि कौन इस देश का है कौन इस देश का नहीं है पता चल सके। और जहां तक बात है चुनाव और चुनाव के रिजल्ट का, मैं सुबह भी वही बात कह चुका हूं, सुबह के बाद भी वही बात रिपीट कर रहा हूं, कल भी मैंने यही बात रिपीट करी थी। पश्चिम बंगाल के कंसेप्ट पे, तमिलनाडु के कंसेप्ट पे वही चीजें दिख रही हैं, पर राजनीतिक सेगमेंट्स में ये बात समझनी पड़ेगी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कि अगर बिल्कुल कुंदन जी, हम यहाँ पर आपको थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, रुझानों में 183 सीटों पर फिलहाल बढ़त बनाते हुए बीजेपी नजर आ रही है। बड़ी खबर आपको बताएं, भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी आगे चल रही है, शुभेंदु अधिकारी पीछे चल रहे हैं। हॉट सीट जो की है नंदीग्राम से बात करें तो ममता बनर्जी पीछे हैं, जबकि शुभेंदु अधिकारी यहाँ से आगे चल रहे हैं। देखिए 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे ये लोग। शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान इस बीच निकल करके सामने आया है। उन्होंने अपने बयान में यह स्पष्ट किया है कि बंगाल में इस बार बीजेपी की सरकार बन रही है। शुभेंदु अधिकारी जो लगातार दावे करते आ रहे थे, इस बीच की अगर हम बात करें तो उन्होंने यह भी कहा है कि बंगाल में हिंदुओं ने सबक सिखाया है, यानी कि बंगाल में पूर्ण तौर पर बीजेपी को विश्वास है कि इस बार बीजेपी बढ़त बना करके आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, सत्ता में काबिज होती हुई नजर आएगी। दोबारा से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुंदन जी अपनी बात पूरी करिए। कि जहां पॉलिटिकल सेगमेंट्स की बात है, जब बात आती है विकास की, देखिए पश्चिम बंगाल में बदलाव सुरक्षा का तो था ही, पर सबसे बड़ा बदलाव था नॉन बंगाली के सेगमेंट में रोजगार का। देखिए उसका रोजगार का फायदा, अगर रोजगार ये बनाया जाता है, रोजगार अगर पोर्ट चालू होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस एक्सपोर्ट फिर से चालू होता है, तो झारखंड और बिहार के जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है ना, कॉस्ट की जो यहाँ से प्रोडक्शन चीजें जाती है बाहर, जैसे अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो उनके लिए आप चाहे महाराष्ट्र चले जाइए या गुजरात चले जाइए, बहुत मुश्किल होता था। अगर भारतीय जनता पार्टी ये कर सकती है तो साथ साथ ईस्ट इंडिया, मतलब ईस्ट इंडिया के सेगमेंट्स पे जो राज्य हैं सबको बेनिफिट होगा। लेकिन क्या ये सरकार कर पाती? दूसरा सबसे बड़ा जो कांग्रेस या किसी भी पार्टी के लिए जो वहां का जनता का दर्द है सबसे बड़ी, वो है कॉस्ट ऑफ लिविंग। क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग का स्ट्रक्चर है, 2 पार्टियों की इसकी सराहना करूंगा, कम्युनिस्ट और टीएमसी की, जिन्होंने कम से कम कॉस्ट ऑफ लिविंग नहीं बढ़ने दिया। लेकिन अभी भाई साहब रोजगार की बात करें, रोजगार हटाया भी कम्युनिस्ट ने वहां से, और दूसरा रोजगार हटाया ममता बनर्जी ने एग्रेशन पॉलिटिक्स करके। तो क्या उसको एस्टैब्लिशमेंट को दोबारा वो स्टैब्लिश कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी? कर पाएगी तो लंबे समय तक अग्रेशन वोट की आप बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। चूंकि कोलकाता में बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो अग्रेशन वोट इस तौर पर ना देख करके कि मारपीट होती है, दंगा फसाद होता है, बल्कि माइंडसेट की अगर हम बात करें तो अग्रेशन वोट एक फिक्स्ड माइंडसेट पर पड़ता है वहां पर, और ये लगातार सालों से देखते हुए हम आ भी रहे हैं। हमारे साथ अगर हम बात करते हैं तो फिलहाल सीपीआई से अजय सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, उनका भी एक बार दोबारा से रुख करते हैं। अजय सिंह जी, सवाल आपसे हमारा ये रहेगा कि देखिए जिस तरह से हमने देखा कि सीपीआई को पहले हटा करके जिसके बाद ममता बनर्जी सत्ता पर काबिज हुई, अब फिलहाल की हम बात करते हैं तो बीते 10 से 15 सालों में अगर फिलहाल ममता बनर्जी की सरकार इस बार हटती है तो ऐसे में क्या कुछ कमियां रही होंगी जिसके कारण ममता बनर्जी की सरकार को हटाया जा रहा हो, या फिर जनता इस बार वोट नहीं कर रही हो? देखिए सोनल जी, अभी हमारे भाई साहब बहुत बढ़िया एनालिसिस कर रहे थे। आप देखेंगे कि नंदीग्राम जिस सीट की बात हो रही है अभी, जहाँ से ममता बनर्जी शुभेंदु दोनों लड़ रहे हैं, वहाँ पर नैनो का फैक्ट्री लगाने के लिए जब वाम मोर्चा की सरकार ने पहल किया, ज़मीन अधिग्रहण करने की बात की कि इंडस्ट्री लगाया जाएगा, तो हमारे बीजेपी और टीएमसी उस समय साथ साथ लड़ाई में थे कि वाम मोर्चा की सरकार को उखाड़ फेंकना है। चूँकि हमको चाहिए था क्या, तो जब हमने डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बात करते हैं कि नंदीग्राम से शुरुआत हुई थी, उसकी सिंगूर से लेकर ज़मीन अधिग्रहण को लेकर नैनो फैक्ट्री लगाने की बात चल रही थी, तो वहाँ की जनता ने एक्सेप्ट किया था। लेकिन जब पॉलिटिकलाइजेशन होता है तो जिस समय ये ममता बनर्जी के साथ होकर एग्रेसी का पूरे झारखंड पूरे बंगाल में घूम रहे थे कि नहीं ये ज़मीन अधिग्रहण हो रहा है, ज़बरदस्ती ज़मीन अधिग्रहण कर सरकार रोजगार सृजन करने की बात करी। दूसरा चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, जहाँ तक कि रोजगार की बात, अब लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में, कॉस्ट ऑफ लिविंग, आज तक बंगाल का जो है, झारखंड में एक व्यक्ति अगर खाना खाने जाएगा तो मिनिमम उसको 100 रुपया लगेगा, अब बंगाल में 25 रुपया में वो खाना खा सकता है एक टाइम का। ये कॉस्ट ऑफ लिविंग है वहाँ का। लेकिन अभी हमारे कई भाई साहब ने चर्चा किया, रोजगार की जब बात आएगी और कोस्ट गार्ड की बात आएगी तो हमको किसके लिए, ये जब हम कह रहे हैं कि हमारा बंदरगाह वहाँ, हमारा ट्रेडिंग क्या हिंदुस्तान में ट्रेडिंग नहीं चालू है? हिंदुस्तान में ट्रेडिंग चालू है, बंगाल से भी ट्रेडिंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, लेकिन उसका संरक्षण किस तरह से अडानी जी और उनके प्राइवेट मित्रों को जाए, इस पर पहल की जा रही है। आप देखिए ना, अहमदाबाद के पोर्ट पर क्या हो रहा है, सूरत के पोर्ट पर क्या हुआ, हजारों टन ब्राउन शुगर, ड्रग्स
गोल्ड स्मगलिंग जब आता है तो किसका पोर्ट है वो, और उसको और एक चर्चा नहीं होती है। तो भैया हमारा देश का क्या हम प्राइवेट सब सेक्टर को बेच दे या अपने तटों को हम किसके आधार पर छोड़ दे? अडानी अंबानी को छोड़ दे कि वो लेके पूरे तटों पर पूरे गैर कानूनी काम को अब ड्रग्स मंगवाते हो। इस देश में जब केस होता तो पता भी नहीं चलता ड्रग्स से इसका क्या हुआ, आज तक कोई चर्चा नहीं हुई। गोल्ड स्मगलिंग होता आज तक उस पर चर्चा नहीं होते। ये सवाल है कि बंगाल की जनता ने जो निर्णय अभी हमारे भाई साहब करे, बंगाल की जनता ने हमको मैंडेट दिया, हम किसी को छोड़ेंगे। अरे खुलेआम आप मंच पर धमकी दे रहे हो। अरे भैया आपको वही काम करना है जब वही काम ममता बनर्जी कर रही थी, और आप भी वही धमकी दे रहे हो कि हम अपने लोगों के ऊपर उंगली उठाएंगे तो उसको छोड़ेंगे नहीं। अरे भैया आपको शालीनता से बात करनी चाहिए। सत्ता में जो रहता है उसको देखने की एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है। और दूसरी बात आप कह रहे कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी, अरे भैया अजय शर्मा एसपी जिस तरह से गुंडागर्दी कर रहा था, लोग गांव गांव में जाके कि तुम किस पार्टी का मेंबर हो, ये पूछने का राइट दिया क्या किसी सेंट्रल फोर्सेस को? सेंट्रल फोर्सेस का क्या जिम्मेदारी है? आप मेंटेन के लॉ एंड ऑर्डर, वोटिंग में जा रहा उस व्यक्ति से उसको पूछने का राइट है कि तुम किस पार्टी का कैडर है, तुम किस पार्टी को वोट देने जा रहे हो, अगर इस पार्टी को तो नहीं देने देंगे। अरे ये सवाल तो होता है आपका नियति क्या है? आप किसी तरह से सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। बंगाल की जनता को आपने जो बोला हालांकि बंगाल की जनता ने मैंडेट किसे दिया है और मुद्दे कौन कौन से उठाए गए हैं, ये बात ये बिल्कुल आएंगे। लेकिन फिलहाल कांग्रेस से हमारे साथ एक लाइन जुड़े हुए हैं। एक लाइन सोनल जी मैं कहता, देखिए बात ये है ना, इन्होंने रोजगार की बात की, टीएमसी की बात करी, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ सिंगूर वाला, पर एक बहुत बड़े आज के दिन इंडस्ट्रियलिस्ट है इंडिया में, उनके पिताजी के साथ क्या हुआ था, नंगा किया गया था उनको, और कम्युनिस्ट सरकार में नंगा किया गया था। उनकी वाइफ के कपड़े खोल दिए गए थे इंडस्ट्रियलिस्ट के, कम्युनिस्ट सरकार में। कम्युनिस्ट में आप ये कह रहे हैं कि रोजगार की बात करते हैं, इस देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन को खत्म करने में, क्योंकि देखिए अगर दोनों सेगमेंट साथ साथ चलने में, बाद में इन्होंने बोला कि हम लाएंगे क्योंकि पर कैपिटा इनकम इनके स्टेट का कम हो गया था। जब इनको सत्ता मिली थी उस टाइम पर कैपिटा इनकम 100% डिमाइशन नोट पे चला गया था। 12,000 में सब लोग को रोजगार दे रहे हैं ना। अभी जैन जी क्यों नोएडा पे उतरा हुआ, गुड़गांव में क्यों उतरा हुआ है बताइए? 12,000 रुपए में ले। अरे मैं कह रहा हूँ बीजेपी बढ़िया करे, मैं तो कह रहा हूँ कि आपने कहा कि टीएमसी ने किया, आपने नहीं किया क्या? आपने रोजगार नहीं हटाया? हालांकि शायद यही वजह रही होगी, हाँ जी बिल्कुल, आप नाम बताइए ना, हम बताते कि कितने लोगों ने नंगा, और शायद यही वजह रही होगी जो पर कैपिटा इनकम में जो गिरावट नजर आई थी, जिसके वजह से वाम दल की गिरावट नजर आई और जिसके बाद टीएमसी सत्ता पर काबिज होती हुई नजर आई। हालांकि चर्चा को विराम देते हैं और इस पूरे मामले को लेकर के अगर हम देखें तो फिलहाल जो स्थिति बनकर के नजर आ रही है पश्चिम बंगाल में, फिलहाल बीजेपी रुझान बनाते हुए, बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। अंग्रेजों से भी बदतर हम करते हैं, अंग्रेज के साथ बंगाल के वोटों की गिनती चल रही है। 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और उसके भी वोटों की गिनती चल रही है। लगातार न्यूज़ 11 भारत आपके साथ चुनावी चर्चा में बने हुए हैं और हमारे साथ चुनावी चर्चा आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी से शशांक राज है, कांग्रेस से रियाज अहमद है, सीपीआई से अजय सिंह है और राजनीतिक विश्लेषक कुंदन तिवारी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले भी आप हमारे साथ पैनल में जुड़े हुए हैं और तमाम चुनावी चर्चा में लगे हुए हैं। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बीजेपी से जानने की सबसे पहले शशांक जी से कोशिश करेंगे, क्लीन स्वाइप दिख रहा है, क्लियर स्वाइप दिख रहा है पश्चिम बंगाल में, और जिस तरीके से कहा गया था कि इस बार पश्चिम बंगाल में कमल खिलेगा और कहीं ना कहीं रुझान भी वही दिखा रहे हैं, और जब रिजल्ट आएगा तो आशा यही है कि वही देखने को मिलेगा। इस पर क्या कहेंगे? पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लोगों को भारतीय जनता पार्टी का इंतजार था, और जिस प्रकार से जो हम लोगों ने मुद्दा चुना, जो बंगाली अस्मिता था, जो बंगाल का सेंटिमेंट था, क्योंकि बंगाल में एक नैरेटिव पूरे 15-20 सालों में क्रिएट हो गया था कि बंगाल में हिंसा के आधार पर लोग चुनाव जीतते हैं। बंगाल पे लोगों को फोर्सली घर से नहीं निकलने दिया जाता है। बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा था। बंगाल में रोजगार नहीं होना एक बड़ा मुद्दा था। बंगाल में इंडस्ट्री नहीं जाना एक बड़ा मुद्दा था। ये सारा जो सेंटिमेंट था, ममता दीदी को लगता था कि केवल बंगाली लोगों का सेंटिमेंट उनके ही पास है,
लेकिन चूंकि माँ काली का धरती है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी वहाँ से आते हैं, स्वामी विवेकानंद जी वहाँ से आते हैं, एक बड़ा आप समझ सकते हैं कि समुदाय जो है वो चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी को हम वोट करें। लंबे समय से वहाँ पे बंगाली लोग भी, वहाँ पे नॉन बंगाली लोग भी, सभी लोग चाहते थे कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए। पिछले बार भी 2021 के चुनाव में जिस प्रकार से रिजल्ट आया था, थोड़ा सा से हम लोग चुके थे, लेकिन पिछले बार भी हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की और हम लोगों ने प्रयास किया कि पिछले बार भी जो जनता का मैंडेट है वो ले सके। लेकिन चूंकि बंगाल में बाई फोर्स पब्लिक को निकलने घर से नहीं दिया जाता था, कई व्यापारियों से हम लोगों की बात होती थी या कई लोगों से हम लोग की बात होती, तो उन लोग कहते थे कि चुनाव के दिन, चुनाव से पहले इतने ज़्यादा टीएमसी के गुंडे आतंक मचाते थे, टीएमसी के लोग वहाँ घर घर जाके लोगों को धमकाते थे, डराते थे कि मैंडेट देने के लिए, चुनाव पोलिंग करने के लिए लोग नहीं निकलते थे। बस भारतीय जनता पार्टी ने एक ही काम किया कि जो बंगाल की जनता है उनको सुरक्षा का आश्वासन दिया कि आप सुरक्षित हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आएगी तभी बंगाल सुरक्षित रह सकती है। और ये जो सुरक्षा का आश्वासन था, इसका ही नतीजा है कि एक बड़े संख्या में लोग घरों से निकले, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और आज जो मैंडेट दिख रहा है आपके टीवी स्क्रीन पर, पूरे देश भर में जो बीजेपी के कार्यकर्ता खुश हैं, उसका देन है कि बंगाली लोग जो बंगाल के जो अस्मिता थे उसको टच करते हुए घर से निकले और बीजेपी को मैंडेट देने का काम किया। इसके लिए आज ये मैंडेट टीवी पर दिख रहा है। और चूंकि बंगाल में सुरक्षा सबसे बड़ा प्रायोरिटी हो गया था, लगातार एनसीआरबी का आप डेटा भी देखेंगे तो उस डेटा में भी हम देखेंगे कि सबसे नंबर 1 बंगाल ही क्राइम के रेट में आगे था। बंगाल में कई प्रकार के मर्डर की घटना, महिलाओं के साथ हिंसा हो, महिलाओं के साथ शोषण हो, बलात्कार की घटनाएं हो, लगातार बंगाल में बढ़ते जा रहा था और बंगाल के पुलिस पर जनता को वहां भरोसा नहीं था। इसलिए केंद्रीय सुरक्षा जब एजेंसियां गई, जब सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स बंगाल में गया, तो वहां की जनता को एक भरोसा अंदर से आया कि अब हम घर से बाहर निकलेंगे तो हमारे साथ किसी भी प्रकार का कोई गुंडागर्दी नहीं होगा। माननीय गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया पूरे बंगाल के लोगों को। देखिए शशांक जी, देखिए साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से मैंडेट तो बीजेपी को आ ही रहा है, हालांकि शाम तक क्लियर हो जाएगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीट से आगे रहती है, पीछे रहती है। लेकिन एक बार हम कांग्रेस से पहले जानना चाहेंगे कि सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जब बंगाल में चुनाव हो रहे थे और जब वहां पर प्रचार चल रहे थे रियाज जी, तो साफ तौर पर कांग्रेस का कहना था कि इस बार हम कुछ सीट तो लाएंगे, पूरी तरीके से जीत नहीं मिलेगी लेकिन इस बार हम कुछ सीट लाएंगे और एक निर्णायक जो परिणाम होता है वो देखने को मिलेगा। लेकिन अब भी कांग्रेस का कोई वहां पर सीट नहीं दिख रहा, अभी भी किसी भी रुझान में कांग्रेस आगे नहीं आ पाई है। कहीं ना कहीं हम लोग चुनाव लड़े 294 सीटों पे और एक अच्छी शुरुआत है, वोट परसेंटेज हमारे बढ़ेंगे और हमें आशा और विश्वास थी कि हम कुछ सीटें लाएंगे, लेकिन शायद वो नज़र नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है कि लास्ट तक हम लोग खाता वहाँ खोलेंगे। जहाँ तक बंगाल की बात है, पिछले 40 साल से कांग्रेस वहाँ संघर्ष कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने कभी हिंसा का रास्ता नहीं चुना, वहाँ कभी भी हिंसा कभी नहीं फैलाया। लेकिन आप देख सकते हैं जिस तरह से लेफ्ट या जिस तरह से टीएमसी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से हिंसक रवैया रहा और अभी से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो हिंसक बात कर रहे हैं, तो हमको लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है हमको, क्योंकि उसी लाइन पे ये भी बात कर रहे हैं और उसी लाइन पे बात कर रहे हैं कि हमारे जो कार्यकर्ताओं को मारा गया तो उसका हम बदला लेंगे। जब पार्टी सत्ता में आती है तो वो हिंसक नहीं, वो सबके लिए होती है और सत्ता में जितने भी लोग होते हैं वो सब उसके लोग होते हैं, उस राज्य की जनता सब उसके होते हैं। तो इस नीति पे भारतीय जनता पार्टी को काम करना चाहिए। निश्चित तौर पे हम लोग वहाँ आने वाले समय में और मेहनत करेंगे और अच्छा रिजल्ट लाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि 40 साल से हमारे भी कार्यकर्ता वहाँ जिस तरह से हिंसा का भुक्तभोगी हुए हैं, नो डाउट बंगाल में हिंसा हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हमारे अभी डेटा बता रहे थे क्राइम का, तो इनको भाई साहब को नहीं पता है, मैं डेटा लेके बैठा हूँ। क्राइम में सबसे नंबर 1 उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उसके बाद हरियाणा है। चलिए बिल्कुल, देखिए ये तो खैर बात हो जाती है फैक्ट्स की कि कहां पर कितना क्राइम हो रहा है। फिलहाल यहां पर चुनावी चर्चा को कुछ समय के लिए रोकेंगे। देखिए एक बार आपको बताते चलिए कि बंगाल में जब चुनाव चल रहे हैं और उसके बाद जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल पहुंचकर झालमुड़ी खाए, तब से ही यह एक ट्रेंड बना हुआ है। बंगाल से लेकर के बिहार में हर एक जगह जो कार्यकर्ता है वो झालमुड़ी के साथ ही जश्न मना रहे हैं। या तस्वीरें हम आपको बिहार की दिखा रहे हैं जिसका जायजा लिया हमारे सहयोगी अश्मित ने।
बंगाल में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत की ओर आगे बढ़ रहा है और जिस तरीके से बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झाल मुड़ी खाया था, जिसके बाद से टीएमसी ने भी ये कहा था कि जो झाल मुड़ी है वो प्रधानमंत्री ने खाया, लेकिन जो उसका ये है वो टीएमसी को इस वक्त लग रहा था। और अब जब भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत की ओर अग्रसर है तो अब देखिए बिहार में भी, बिहार की राजधानी पटना में भी जो झाल मुड़ी है उसका ट्रेंड देखने को मिल रहा है और बीजेपी के कार्यकर्ता जो इस तरीके हुई है पश्चिम बंगाल में, इसी के खुशी में आज हम लोग झाल मुड़ी बांट रहे हैं सभी लोगों के बीच। खाइए आप लोग। देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो इस वक्त जो झाल मुड़ी का जो दुकान है बिहार की राजधानी पटना में, वहां पर एक एक लोगों को जो झाल मुड़ी है वो बांटा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झाल मुड़ी खाया था बंगाल में जब वो चुनाव प्रचार के लिए गए थे और वहां जिस तरीके से प्रचंड जीत की ओर भाजपा आगे बढ़ती जा रही है, बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है बीजेपी और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आप लोग झाल मुड़ी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, झाल मुड़ी, अमित शाह जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जिंदाबाद, संजय श्रावगी जिंदाबाद। मुड़ी का क्या ट्रेंड? भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पश्चिम बंगाल के एक निजी दुकान पे उन्होंने झाल मुड़ी खा के और विपक्षियों को तीता लगाया था और पश्चिम बंगाल की महान जनता ने आज भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत दी है। इसकी खुशी में आज पटना बिहार में हम लोग सभी जो श्रमिक हमारे भाई हैं, आम जो जनता है, उनके बीच हम लोग लड्डू भी बांट रहे हैं और झाल मुड़ी भी बांट रहे हैं। लोगों को झाल मुड़ी, सभी लोगों को झाल मुड़ी, जितने लोग आ सकते हैं उनको झाल मुड़ी खिलाएंगे हम लोग। इस वक्त झाल मुड़ी का ट्रेंड जो है वो पटना में भी देखने को मिल रहा है और ये झाल मुड़ी का एक ठेला है जो आमतौर पे पटना के डाक बंगला चौराहे पे लगाया जाता है और यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आप देखिए हाथ में बीजेपी का झंडा और इस तरीके से वो खिला रहे हैं झाल मुड़ी और जितने भी जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, उन्हें झाल मुड़ी जो है वो इस वक्त बांटा जा रहा है। कई बीजेपी के कार्यकर्ता है, आप लोग भी झाल मुड़ी? जी हम भी झाल मुड़ी खिलवा रहे हैं सर। ये झाल मुड़ी ही जीत का कारण बना है। बंगाल में झाल मुड़ी बांट करके पूरे विश्व में एक चर्चा का विषय बना। लोगों ने इसको समझा कि एक प्रधानमंत्री होकर करके एक फुटपाथ पर भी झाल मुड़ी खा सकते हैं। इसी के कारण वहाँ के जनताओं ने भावनाओं को समझा और प्रचंड बहुमत दिया। आप लोग भी झाल मुड़ी? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग भी झाल मुड़ी खा रहे हैं और जीत का जश्न मना रहे हैं। बीजेपी जिंदाबाद। पटना में भी जश्न का माहौल है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जीत की ओर लगातार आगे बढ़ रही है उसी तरीके का जो नजारा है वो अब पटना में भी देखने को मिल रहा है। एक तरफ लड्डू के भी डब्बे रखे हैं ताकि जो मिठाइयां हैं वो लोगों में बांटी जाएंगी, क्योंकि लगातार जो है जीत वो अब प्रचंड जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सरकार बनाने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के ये झंडे आप देखिए, भारत हिंदुस्तान का ये तिरंगा लहराता हुआ पटना में और पटना में भी जिस जीत का जो बंगाल का जश्न है वो देखने को मिल रहा है। अपने सहयोगी अखिलेश्वर के साथ अस्मित सिन्हा, न्यूज 11 भारत, पटना। तो देखिए हमारे साथ हमारी सहयोगी रुचि शर्मा जुड़ी हुई है बीजेपी कार्यालय से। सबसे पहले उनसे जान लेते हैं। रुचि, लगातार देखिए लोगों में जश्न का माहौल है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो जश्न मना रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जीत हो रही है और तमाम जो राज्य है वहां पर बीजेपी की जीत होगी। हालांकि एक दो राज्य चूक तो जरूर जाएंगे, लेकिन जो जीत है उसको लेकर जश्न मनाया जा रहा है। बिल्कुल, पूरे देश भर में बीजेपी जश्न मना रही है और झारखंड में भी, अगर झारखंड बीजेपी प्रदेश कार्यालय की बात की जाए तो यहाँ पर भी जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। एक तरफ मिठाइयाँ जो हैं वो सजाई जा रही हैं। हम अपने सहयोगी से चाहेंगे कि ये दिखाएं कि कैसे ये प्लेटें जो हैं वो अरेंज की जा रही हैं ताकि यहाँ पर बैठे जितने लोग हैं उनका मुंह मीठा किया जाए। दूसरी तरफ ये दूसरी तस्वीर है। हम अपने सहयोगी रवि से चाहेंगे कि ये भी दिखाएं कि झाल मुड़ी का प्रचलन पहली बार जीत के बाद जो है, खास करके बंगाल चुनाव के दौरान जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
झाल मुड़ी खाया था और उसके बाद झाल मुड़ी काफी चर्चा में आ गया है। तो ये देखिए एक बाउल है, कटोरा है जिसमें कि झाल मुड़ी देखने को मिल रहा है। एक दूसरे को लोग झाल मुड़ी खिला करके और जीत की बधाइयां दे रहे हैं। देखिए 5 राज्यों के चुनावी परिणाम थे, लेकिन जिस तरीके से बंगाल की खुशियां, देखिए आप भी बंगाल में थे, यहाँ से भी लगभग 100 की संख्या में कार्यकर्ता बंगाल चुनाव में लगे थे। क्या माहौल था? इतना विश्वास था कि इतनी बड़ी बढ़त मिलेगी? नहीं, पूरा विश्वास था। और जिस तरह से पूरे चुनाव को चुनाव आयोग ने कंडक्ट किया और भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, जिस तरह से कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते रहे, वो हमारे लिए एक ब्रह्मास्त्र साबित हुआ। और जो नीचे में डर का माहौल रहता था, वो डर का माहौल कहीं ना कहीं समाप्त हो गया। केंद्रीय बल को बुलाना पड़ा। चलिए जी, देखिए केंद्रीय बल, आप जान रहे हैं कि बंगाल में 15 वर्ष से 20 वर्षों से किस तरह से चुनाव हो रहा था, लोगों को डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था। थोड़ी प्रतिक्रिया सबसे लेते हैं। पूरे बाउल में आप झाल मुड़ी भर के रखे हैं, पहले से तैयारी, पहले से पता था कि बंगाल में? हाँ, एकदम बिल्कुल पक्का था कि इस बार जीतेंगे। और मोदी जी जो वहाँ जाके झाल मुड़ी खाए थे, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग झारखंड बीजेपी प्रदेश कार्यालय में झाल मुड़ी सबको खिला रहे हैं। देखिए आज सही मायनों में आज हम कार्यकर्ताओं का सबसे अच्छा भाजपा का, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म स्थान था, जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक, आज उस बंगाल को हमने जीता है। और वैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं का बलिदान, जिन्होंने अपना जान निछावर किया है, ममता बनर्जी के अत्याचार से निछात पाई है। आज हम सब कार्यकर्ताओं का ये बहुत जश्न का दिन है और निश्चित रूप से आज ये जश्न हम लोग झाल मुड़ी खाकर मना। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जश्न की तस्वीर दिखा रहे हैं तान्या, और ये देखिए यहाँ पर कैसे जो है मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं और लोग एक दूसरे को मिठाई खिला करके बधाई और शुभकामनाएं दे ही रहे हैं। तो ये तस्वीरें कुछ खास बयां कर रही हैं। यह माना जा रहा है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आज सच्ची श्रद्धांजलि जो है वो मिली है। तो ऐसे में यहाँ चलिए कितनी खुशी है बंगाल में। इधर देखिए तो कई नेता इधर देखिए, बिल्कुल रुचि, जो कार्यकर्ता है उनमें काफी खुशी है, क्योंकि रीजन ये भी है पहली बार बीजेपी में, बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। बिल्कुल, देखिए उम्मीदें थी कि बंगाल में जिस तरीके से भय और आतंक का माहौल, आए दिन जो खबरें निकलकर सामने आती थी, जिस तरीके से वहां पर गुंडागर्दी का माहौल, बिल्कुल रुचि, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, क्योंकि इस बार बंगाल में सरकार बन रही है और कई जगहों पर भी देखा जा रहा है। हमारे साथ बने रहे और तस्वीरें हमारे साथ साझा करते रहे। तो देखिए, एक बार फिर से आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल में जो है वो बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। अब सीधा हम चुनावी चर्चा में वापस जुड़ेंगे। हमारे साथ बीजेपी से शशांक जी है, उनके पास क्योंकि समय की कमी, तो सबसे पहले आप ही से जान लेते हैं। शशांक जी, कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस बार जो झाल मुड़ी है उस वजह से बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। क्या सच में ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे, वहां पर जाकर उन्होंने झाल मुड़ी खाई, इस वजह से ही सरकार बन रही है? ऐसा क्या था उस झाल मुड़ी में? देखिए, झाल मुड़ी बंगाल का एक फेवरेट डिश है और आप बंगाल में किसी भी एरिया में जाएंगे, हम लोग भी झारखंड से होते हुए कभी बंगाल जाते हैं, तो वहाँ हर एरिया में आपको झालमुड़ी शाम में लोग खाते नजर आते हैं। और झालमुड़ी के दुकान पर अगर माननीय प्रधानमंत्री जी गए तो आप समझ सकते हैं कि देश भर में झालमुड़ी एक बड़ा ब्रांड बन के आ गया कि अब अन्य राज्यों में भी झालमुड़ी लोग खाना शुरू करेंगे। तो प्रधानमंत्री जी का प्यार समझिए, क्रेज समझिए कि जिस दुकान में जाते हैं या जिस चीज़ को अपने हाथ में लेते हैं, देश भर की जनता उनको अपने हाथों में लेती है। तो झालमुड़ी को भी आज खाने का दिन है और झालमुड़ी का जीत का फैक्टर कैसे हो गया शशांक जी? ये जीत का फैक्टर कैसे? झालमुड़ी बंगाली अस्मिता का एक, आप समझ सकते हैं कि एक सेंटिमेंट है। आप बंगाली के किसी भी घर में जाएंगे बंगाली समुदाय के, तो आप देखेंगे शाम में लोग झालमुड़ी वहां खाते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने उस सेंटिमेंट को पकड़ा। मछली भी खाए थे, ये भी बोल दीजिए। मछली भी खा रहे थे अनुराग ठाकुर जी, तो इसमें कोई गलत नहीं है। बंगाल में जो डिश चलता है, मंगलवार के दिन बंगाल में जो डिश चलता है वो डिश पे लोग आप उसको समझ सकते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं शशांक जी कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड आते और डुस्का खाते तो यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनेगी? डुस्का अगर खाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले भी खाए हैं, लेकिन इस बार अगर कभी डुस्का के दुकान पर जाएंगे तो ऑब्वियस है कि पूरे झारखंड के लोग उसको प्रसन्नता के साथ देखते हैं कि भाई हमारा डिश कोई देश का जो अग्रज है, जो नेता है, वो खा रहा है।
उसी तौर पर झालमुरी को जब झालमुरी के दुकान पर जब प्रधानमंत्री जी गए तो झालमुरी फेमस हो गया और आज झालमुरी का तीता ममता बनर्जी जी को लग गया है। जो मिर्ची होती है उसमें वो मिर्ची लग चुका है। इसलिए बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और मैंडेट दिख रहा है। कार्यकर्ताओं में बिल्कुल खुशी है। लंबे समय बाद बंगाल में लोग आ रहे हैं। इतने लंबे समय से हमारे कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे थे। उस संघर्ष के बाद जब जीत होती है तो हर पार्टी के कार्यकर्ता को खुशी होती है। और आज बंगाल में जितने लोग भी, झारखंड के भी काफ़ी कार्यकर्ता बंगाल में लगे थे जाके चुनाव में, उन सभी कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत अंदर से खुशी लग रहा है कि हम जाके बंगाल में अपना कुछ पार्टिसिपेशन दे पाए, अपना कुछ वहाँ योगदान दे पाए। तो सारे कार्यकर्ताओं में आज खुशी का दिन है। बंगाल की में सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ रही है। देश भर के कार्यकर्ता खुश हैं और शाम में चलिए बिल्कुल देश भर के कार्यकर्ता खुश है, खास करके बंगाल के जो बीजेपी कार्यकर्ता उनमें। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।